राधे राधे लिसनर्स, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज मैं सत्य व्यास जी की दूसरी नोवेल स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है बागी बलिया। और इन्हीं की एक और नोवेल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसका नाम है 84। अगर आपको वो सुननी है तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं पर ख़त्म होनी चाहिए थी एक दुनिया, यहीं से बात का आगाज़ होना चाहिए था। किस्सा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ज़मीन का स्थायी बंदोबस्त करते करते गाज़ीपुर तक आ पहुंचा था। अगला पड़ाव था जिला बलिया। बलिया जिले के ज़मींदारों में यह बात उठी कि अब ज़मीन जाएगी। ज़मींदार जिले के मालिक मुख्तार, सबकी विपदा का चैन और हरण दोनों करने वाले, अब उन्हीं पर विपदा आन पड़ी तो खुद से बड़ी शक्ति ढूंढी जाने लगी। जमींदारों से बड़ा कौन? भगवान। सो लोग भगवान की शरण में दौड़े। समस्या बताई कि भगवान, यह गोरा साहब तो ज़मीन गड़प कर जाएगा। ज़मीन न रहेगी तो ज़मींदार किस काम के? रोब किस पर? रुआब किसका? रुतबा कैसा? सो कुछ कीजिए भगवान, कुछ तो कहिए। क्या कहें? अब भगवान कभी बोले हैं जो बोलते। सो बकोल दिनकर जी, किंचित नहीं भगवान डोले। मगर याचक इतनी संख्या में आए हैं, ऐसे खाली हाथ जाने भी कैसे दें? सो अक्सर ऐसी स्थिति में जब भगवान बोलना चाहते हैं तो अपने पीरों फकीरों, संतों साधुओं के मुख से बोल देते हैं। अकस्मात आवाज़ हुई, अलख निरंजन। लोगों का ध्यान आवाज़ की ओर गया। एक साधु अपना एक हाथ सीधा आसमान की ओर खड़ा किए बैठा दिखा। लोग बाबा की तरफ दौड़े। कहा, बाबा आप ही कुछ उपाय बताइए। बाबा सर्वज्ञानी थे। उच्चारे, जमीन का स्थायी बंदोबस्त करने आ रहा है ना? लोगों ने एक स्वर में कहा, जी महाराज। बाबा आंख बंद कर ध्यान मग्न होने से पूर्व बोले, स्थायी बंदोबस्त करने वाले का स्थायी बंदोबस्त भृगु बाबा ने कर दिया है। भृगु की धरती पर कोई इंसान क्या बंदोबस्त करेगा? अलख निरंजन। अगले हफ्ते खबर आई कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अज्ञात बुखार से ग्राम घोसपुर, जिला गाजीपुर में ही खप गए। बलिया का परमानेंट सेटलमेंट करने से पहले उनका सेटलमेंट हो गया। बाबा उस रोज के बाद न दिखे। चहु और उद्घोष हुआ, बोली 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 भृगु बाबा की जय। अब आप पढ़ रहे हैं तो बता दूं कि जिला बलिया उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर का गंगा किनारे वाला आखिरी ज़िला है। इसके बाद बिहार की सीमा प्रारंभ हो जाती है। सो इस लिहाज से गंगा ही यहाँ उत्तर प्रदेश को बिहार से अलग करती है। लेकिन यह तब होगा जब आप नदी से गुजरेंगे या नदी की छाती पर बने पुल से गुजरेंगे। अगर ट्रेन से गुजर रहे हैं और रास्ते में बलिया स्टेशन पर विस लहरी की आवाज़ आने लगे तो डरिएगा नहीं। दरअसल कोई वेंडर पानी बेच रहा होगा और उसकी मुराद बिस्लहरी से होगी। बाबूजी, ऐसा कहीं वर्णित तो नहीं है, मगर विश्वास कीजिए, सर्वप्रथम प्रयोगों की बात जब भी आएगी बलिया का नाम अव्वल आएगा। याद कीजिए, सन 42 में पूरा देश स्वराज स्वराज की रट लगाए था। बलिया वालों ने सोचा कोई प्रयोग होगा, चलो करके देखते हैं। ऐसा प्रयोग किया कि जिले से अंग्रेज ही बाहर कर दिए। 7 दिन पूर्ण स्वराज करते रहिए धड़पकड़, थाना फौजदारी, हम हो गए देश से पहले ही आज़ाद। प्रयोग था, कर दिया। आपने वो लाल नीली रोशनी वाली लेज़र बीम लाइट देखी है? ज़रूर देखी होगी। अरे वहीं चाइना वाली। पड़ोसी देश चीन ने लेज़र लाइट चाहे जो सोचकर बनाई हो, मगर इसका प्रथम उपयुक्त प्रयोग बलिया के सिनेमा हॉल में नायिका की नाभि और नायक की चाबी खोजने में ही किया गया। आपने अपने शहर में सड़क पर लगे कपड़े के बैनर देखे होंगे बाबूजी, जिनमें चालन की तरह बेहतर छेद होते हैं। आपने सोचा होगा कि हवा से गिर जाने के डर से छेद कर दिए जाते हैं। नहीं बाबूजी, प्रयोग है। बलिया से ही शुरू हुआ। कपड़े के बैनर में जगह जगह छेद न करने पर लोग उतार कर ले जाते थे। कच्चा बनियान के लिए कच्चा और अच्छा माल मिल जाता था, बनवाते और पहनते। इसी से परेशान होकर शुरू हुई छिद्रण प्रथा। अब कोई उतार कर ले जाए। देश को इतना बड़ा आइडिया दिया बलिया ने। सारे देश में कट्टे छीदे बैनर आराम से झूल रहे हैं। जनता पर आते हैं। परिवार यहाँ जय संतोषी माँ, शिरडी साईं बाबा से थोड़ा ऊपर उठता है तो सपनिक, हम साथ साथ जैसी फिल्में देखने ही सिनेमा हॉल तक जा पाता है। लड़कियाँ तो यहाँ इतनी सुशील कि सिनेमा हॉल का मुंह देखने के लिए जीजाजी के आने का इंतजार करती हैं। लड़के इतने संस्कारी कि सिनेमा हॉल के पर्दे पर भी यदि हीरोइन हीरो से अकेले मिल रही है तो रह रह तोरा बाप के बतावा तानी चिल्लाकर हीरोइन को आने वाले खतरे से आगाह कर देते हैं। जिला है बाबूजी, बलिया जिला, मजाक थोड़े हैं।
यहाँ बदन इकराह हो तो चला लिया जाता है, जर्दा दोहरा ही चलता है और मर्डर तो तिहरा से कम चलता ही नहीं है। दिमाग का पर्यायवाची यहाँ अंग विशेष है, इसीलिए यहाँ दिमाग न चाटो मुहावरा नहीं चलता। दिमाग को विशेष कष्ट देने ही नहीं दिया जाता, अंग विशेष से काम चला लिया जाता है। यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि बलिया जिला में सब शेर हैं। नहीं बापूजी, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि शेर बलिया चीतू पांडे के बाद बलिया में शेर पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्यों यहाँ सभी सवा शेर हैं। राजनीति यहाँ के 5 तत्व में है। मिट्टी में राजनीति, पानी में राजनीति, आग में राजनीति, आकाश में राजनीति और तो और हवाओं तक में राजनीति घुली हुई है। इसीलिए यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो लक्ष्मी पैदा होती है, मगर जब लड़का पैदा होता है तो गोपाल जी नहीं आते। खुशखबरी सुनाने वालिया कहती है कि बधाई हो, नेता हुआ है। किस्सा यह भी है कि ब्रह्मा जी के पास एक दफ़ा टहलते हुए नारद जी पहुंच गए। देखा ब्रह्मा जी चिंताग्रस्त हैं। कारण पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह स्वर्गलोक और नरकलोक की राजनीति से त्रस्त हैं। नारद जी ने उपाय सुझाया, बस इतनी सी बात, आप मुझे राजनीति की पोटली बनाकर दे दें, मैं उसे मृत्युलोक पर फेंक आता हूँ। ब्रह्मा जी उपाय से हर्षित हो उठे, साथ ही साथ अपनी ओर से सुझाया, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, क्योंकि कालांतर में पृथ्वीवासी अपने कचरे वहीं प्रवाहित करेंगे। नारद जी पोटली लेकर उड़ चले। दूर दूर तक गंगा की धवल स्वच्छता को देखकर उनसे वहां पोटली डालने का पाप न हुआ। वह अपेक्षाकृत मटमैला पानी ढूंढने लगे। बढ़ियाई गंगा एक जगह मिट्टी काटकर मटमैली हो रही थी। बस नारद जी को यही स्थान उत्तम लगा। उन्होंने पोटली उछाल दी, मगर हाय, निशाना थोड़ा सा चूक गया। पोटली गंगा में न गिरकर मुहाने पर बसे एक कस्बे पर गिर गई। हे बापूजी, नारद जी ने जहाँ पोटली गिराई वह स्थान बलिया था। राजनीति यहाँ रक्त बीज है, यहीं खिलती खुलती और खोलती है। यही कारण है कि यहाँ मसला नहीं होता, पॉलिटिक्स होती है। फौजदारी नहीं होती, पॉलिटिक्स हो जाती है। और तो और बेवफाई भी नहीं होती, पॉलिटिक्स हो जाता है। जहाँ के महाराज बलि के साथ ही भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप धरकर पॉलिटिक्स कर दिया, वहाँ की कहानी में पॉलिटिक्स नहीं होगी तो क्या होगा। इसीलिए हे बापूजी, इस कहानी में भी पॉलिटिक्स है और खूब है, मगर यह इंसानी रिश्तों की कहानी भी कहती है। और अब जब रिश्तों की कहानी कहती है तो इंसानों को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। संजय और रफ़ीक बचपन के दोस्त हैं जी, हिंदू और मुसलमान हैं। चौंकी नहीं, यह इतनी भी अप्रत्याशित बात नहीं, और जिला बलिया में तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों यहीं के राजकीय स्कूल में साथ पढ़ते हुए जवान हुए। संजय की प्रारंभिक शिक्षा शिशु मंदिर और रफ़ीक की बहेरी के मदरसे में हुई, मगर फिर बाद में जब दोनों राजकीय स्कूल में साथ आए तो आज तक साथ ही हैं। शुरू में घर का आना जाना भी था, मगर सन 92 में जब ढांचा टूटा तो दिल भी टूटे। टीका टोपी का भेद गहरा हुआ तो रफ़ीक का परिवार मुस्लिम बहुल इलाके काजीपुरा में मकीन हुआ। संजय के वकील पिता ने भी एडवोकेट कॉलोनी में नया घर ले लिया। गिरह टूटी, मगर बंधन जो राखी से बंध गए थे नहीं खुले। संजय की चचेरी बहन ज्योति साला साल संजय के साथ साथ रफ़ीक को भी राखी बांधती रही। अपरिपक्व जेहन में धर्म और सियासत का जहर अगर घुलता है तो दोस्ती के बीज भी वहीं पड़ते हैं। बीज जो बचपन में पड़ गए वह बड़े हुए तो पौधा बने, और जो एक दूसरे के धर्म की कुरीतियों का मखौल लगभग रोज ही उड़ाते हुए वटवृक्ष होते गए। दोस्ती पहले, दीन बाद में, ऐसा इनकी सोच में नहीं है। बस यूं ही है तो है। तो संजय के लिए रफ़ीक मियाँ है और रफ़ीक के लिए संजय नेता। अलावा इसके कोई और पुकार दोनों का एक दूसरे के लिए नहीं है। बलिया में हर दूसरा आदमी या तो नेता है या बनना चाहता है। संजय की भी लालसा अपने महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बनने की है। स्वभाव से ही धीर गंभीर है। दिल महज रफ़ीक के सामने ही खोल पाता है। कम और काम की बात बोलना ही उसका स्वभाव है। इसके उलट रफ़ीक के पास हर मुद्दे का अनुभव है, हर मुद्दे के किस्से हैं। महज आज में जीने वाला रफ़ीक यदि अपनी फनी जिंदगी में से कुछ समय निकाल पाता है तो वह भी संजय को अध्यक्ष बनाने के लिए चढ़ा देता है। रफ़ीक के पिता का अपना ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है जिसे आगे उसे ही चलाना है, इसीलिए फिलहाल उसके पास शहर भर की कन्याओं के पीछे गाड़ियां घुमाने और संजय को चुनाव लड़ाने के लिए पर्याप्त समय है। कहानियां 2 लोगों की हो सकती है, मगर 2 लोगों से पूरी नहीं होती। उन्हें पूरा करने वाले पूरक चरित्र भी होते हैं। बिरजू ऐसा ही एक चरित्र है। पूरा नाम बस उसके कॉलेज आईडी में ही है। पिछले साल ही सुदूर गांव से
बलिया स्नातक की पढ़ाई करने आया था। मांस मछली मदिरा महिला इन चारों मकारों से दूर रहने का प्रण लेकर शहर आए बिरजू का कॉलेज में दाखिला तब एक नेता संतोष सिंह शक्ति ने कराया था। इस बात से कृतज्ञ बिरजू अक्सर संतोष सिंह शक्ति के साथ ही रहता था। दिक्कत उस दिन हुई जब संतोष सिंह शक्ति ने धोखे से हंसी मजाक में ही बिरजू को कोफ्ता बताकर कबाब खिला दिया, जिसे आगे उसे ही चलाना है। इसीलिए फिलहाल उसके पास शहर भर की कन्याओं के पीछे गाड़ियां घुमाने और संजय को चुनाव लड़ाने के लिए पर्याप्त समय है। कहानियां दो लोगों की हो सकती है, मगर दो लोगों से पूरी नहीं होती। उन्हें पूरा करने वाले पूरक चरित्र भी होते हैं। बिरजू ऐसा ही एक चरित्र है। पूरा नाम बस उसके कॉलेज आईडी में ही है। पिछले साल ही सुदूर गांव से बलिया स्नातक की पढ़ाई करने आया था। मांस मछली मदिरा महिला इन चारों मकारों से दूर रहने का प्रण लेकर शहर आए बिरजू का कॉलेज में दाखिला तब एक नेता संतोष सिंह शक्ति ने कराया था। इस बात से कृतज्ञ बिरजू अक्सर संतोष सिंह शक्ति के साथ ही रहता था। दिक्कत उस दिन हुई जब संतोष सिंह शक्ति ने धोखे से हंसी मजाक में ही बिरजू को कोफ्ता बताकर कबाब खिला दिया। अगले ही दिन जब संतोष कॉलेज चौक पर युवाओं को संबोधित कर रहे थे तो नीचे भीड़ से पुरजोर आवाज आई, संतोष नेता अमर रहे। संतोष बाबू और उनके दोस्तों ने चौंक कर देखा तो आवाज बिरजू की थी। संतोष को लगा कि लड़के से अति उत्साह में गलती हो गई है। उसने बात पर पर्दा डाला, भाषण खत्म किया और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नीचे उतर गए। उसके उतरते ही बिरजू मंच पर चढ़ गया और मायक से चिल्लाया, संतोष तुम संघर्ष करो। भीड़ को कहना था हम तुम्हारे साथ हैं, मगर भीड़ को मौका दिए बगैर बिरजू ही चिल्लाया, हम तुम्हारे बाप हैं। लड़कों के बीच हंसी का गुब्बारा फूट गया। बिरजू ने अपनी समझ के मुताबिक बदला ले लिया था। इतना कहकर ही बिरजू जो पीछे कूदकर भागा तो सीधा संजय के कार्यालय आकर ही रुका। बात पानी पर पेट्रोल की तरह फैल गई। उस रोज से बिरजू संजय के साथ ही है और संजय का कार्यालय ही उसका घर है। भूमिका कुछ ज्यादा ही हो गई हो तो कहानी शुरू करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र की कहानी का अंत राजनीतिक होगा यह तो खैर विदित है, मगर प्रारंभ भी राजनीति से हो यह कतई जरूरी नहीं। सो कहानी कासिम बाजार की उस गली के मुहाने से प्रारंभ करते हैं जहां संजय और रफीक आंखें न खोल पाने वाली दोपहरी में खड़े किसी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्ती खून जिगर चाहती है, काम मुश्किल है तो रास्ता देखो। मियाँ, ये जो पिछले 2 हफ्ते से रोज मदरसा ए रसीदिया मिसबाहुल हक के आगे खड़ा कर देते हो, इससे बेहतर जलालपुर मस्जिदिया के बाहर अगरबत्ती बेच लेते यार। संजय ने गीले रुमाल से मुंह बांधते हुए कहा। मदरसा ए रसीदिया मिसबाह उल उल्लूम रे काफिर मिसबाह उल उल्लूम, और ये रुमाल मुंह से उतारो, लक्कड़ सूंगा लग रहे हो। रफीक ने घड़ी देखते हुए कहा, यहाँ मत खड़ा किया करो मियाँ, एक तो मदरसा ऊपर से बिसोनीपुर में, मेरा वोट कट जाएगा बे। संजय ने बुझे मन से कहा, हम दिलाएंगे तुम्हें वोट, चिंता न करो। पूरी बहेरी जलालपुर कासिम बाजार दिमागी चट्टी लोहा पट्टी का वोट हमारी आंटी में है। रफीक ने कुर्ते की जेब दिखाते हुए कहा, तुम दिलाओगे वोट? साले तुम लोग पढ़ते ही कितना हो? 10वीं में 25 थे, 12वीं आते आते गौस मोहम्मद गैरेज में लग गए और कौसर रजा कबाड़ में। अब बचे हो 2, तुम और हैदर अली का लोंडा, वो भी साला बाप के डरे कहीं और वोट डालेगा। संजय ने तर्जनी से पसीना पोंछा। गैरेज में लगा तो 2 पैसे का आदमी हुआ, हमारे तुम्हारे जैसे बाप का धन थोड़े न पी रहा है। रफीक ने पेशानी पर हाथ रखकर धूप कम करने की कोशिश की। भाई, ज्योति के कॉलेज जाने का यही रास्ता है, देख लेगी मियाँ, इज्जत की सिलाई खुल जाएगी यार, समझा करो। संजय ने अपनी चचेरी बहन की बाबत कहा, जो गांव से शहर बलिया पढ़ने आती थी। मारे हैं 2 लप्पड़ ज्योतिया के, ऑटो वाले को चंदा मांगे थे, नहीं दिया, इसीलिए अब रास्ता बदल दिया है, चिंता न किया करो, अब इधर से नहीं आएगा। रफीक ने आंख सड़क पर गड़ाए हुए ही कहा। फिर भी संजय ने मन महसूसते हुए कहा, चुप करो, आ गई हमारी अर्जुमंद आरा। देखो नेता, चुप्पे चलना है पीछे पीछे, कदम को कदम की आवाज़ न हो। 4 कदम चल लेंगे तो दिन भर झेल लेंगे तुमको। रफीक ने कुर्ते की कलफ ठीक करते हुए कहा, इतने हुजूम में पहचानते कैसे हो बे? नकाब के बाहर तो सब एक के जैसी लगती हैं। संजय ने इधर उधर देखते हुए पूछा, कौन कमजात नकाब से पहचानता है? हम तो जूतियों पर नजर गड़ाते हैं, फिर कह रहे हैं एकदम चुप रहना, शक न होने पाए, न तो ये बिसोनीपुर है, हम कट लेंगे तुम कट जाओगे। रफीक ने हिदायत दी। रफीक जब तक बातें पूरी करता, लड़कियों का एक जत्था हंसता खिलखिलाता दोनों के सामने से गुजर गया।
और साथ ही गुजर गई चंदन की खुशबू। संजय ने एक लंबी सांस के साथ इतनी जोर से खुशबू वाला ऑक्सीजन अपने फेफड़े के भीतर किया कि उसके सांस खींचने की आवाज़ से लड़कियां खिलखिला उठी। रफीक ने संजय की कलाई में चिकोटी काटी और फिर दोनों एहतियातन लड़कियों के पीछे पीछे हो लिए। एक गली के बाद जब लड़कियां कुछ कम हुई तो संजय ने फुसफुसाते हुए कहा, मियाँ तुम्हारा काम बना दें? तुम साले काम बढ़ा दोगे, कुछ न करना वरना यही मुसलमानी कर देंगे। रफीक ने दांत पूछते हुए धीरे से कहा, मगर तब तक पतंग कर चुकी थी। संजय आगे बढ़ गया था। सुनिए, संजय ने आवाज़ देकर बची हुई दो लड़कियों को रोका। दोनों लड़कियां रुक गईं। संजय की समझ में ही नहीं आया कि किससे मुखातिब हो। उसे तो जूतियों का भी पता नहीं था। फिर भी उसने बिना कुछ सोचे हुए रफीक की ओर इशारा करते हुए कहा, वो आपसे कुछ कहना चाहता है और आप पगार पर रखे गए हैं, ऐसा लगता है। नकाब के पीछे से ही शौक आवाज़ आई। संजय कुछ समझ ही नहीं पाया। उनसे कहिए यूँ पीछा करना छोड़े, सैयदों की बदनामी होती है। नकाब के भीतर से यह आवाज़ रफ़ीक को सुनाकर ही आई और आवाज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। संजय जवाब सुनकर वापस मुड़ा और लगभग 10 कदम पीछे रहे रफ़ीक के पास पहुंचकर हंसी दबाते हुए बोला, देखिए मियाँ, 15 दिन से लगे थे तुम और हम 15 मिनट में पपलू फिट कर दिए। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही हमारे यहाँ कोड़ों की सजा रखी गई होगी नेता। रफ़ीक वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर की मातम पुरसी के बाद दोनों कंधे से कंधा जोड़े सिनेमा रोड की तरफ टहल गए। आर्थिक उदारीकरण अपने साथ साथ बाजारीकरण भी लेकर आया और साथ ही साथ लेकर आया पश्चिमी देशों के पर्व त्योहार और दिवस भी। सो आश्चर्य नहीं कि वैलेंटाइन का बाजार भी जब दबे पांव देश में घुसा तो बलिया तक भी आया। अत्यंत भोले और धर्म भीरू लोगों ने जब वैलेंटाइन डे का नाम सुना तो यह उन्हें वैलेंटाइन जैसा लगा। सो हाथ सिर जोड़कर इसे आने दिया गया। वो तो बुरा हो पॉलिटिशियनों का जिन्होंने बता दिया कि यह धर्म और समाज भ्रष्ट करने वाली पाश्चात्य साजिश है। बवाल हुए होते रहते हैं, मगर बाजार जो एक बार प्रवेश कर गया तो घर कर ही गया। आज वही दिन था। दिन के 11:30 बज रहे थे जब रफ़ीक मस्जिद की ओर से दौड़ा भागा गुजरा। मुअज्जिन साहब ने उसे भागते हुए देखकर टोकना चाहा, पर कुछ सोचकर रुक गए। रफ़ीक जो दौड़ा तो सीधा अधिवक्ता नगर में वकील साहब के दरवाजे पर आकर रुका। उसने अपनी सांसों को संयत करने का भी वक्त नहीं लिया। दरवाजे की सांकल खटखटाई तो ऊपर बालकनी से संजय ने ही झाँका और हाथ में एक बोतल पानी लिए नीचे उतर आया। कहाँ से मुंह काला किए आ रहे हो मियाँ? संजय ने रफ़ीक को पानी की बोतल देते हुए पूछा। सिनेमा रोड गए थे, रफ़ीक ने बोतल के पानी को मुंह के ऊपर खोलने से पहले कहा। आधी बोतल पानी उसके हलक में उतर गई। अब यही दिन आ गया है कि ठेला रेहड़ी वाला लोग से भी चंदा मांग के चुनाव लड़ेंगे। संजय ने रफ़ीक से बोतल ली और उस पर ढक्कन लगाया। हम तुम्हारे लिए चंदा मांग रहे हैं नेता, तुम बस हमारे लिए दुआ मांगो। रफ़ीक ने अब भी हाँफते हुए ही कहा। हुआ क्या? कहाँ एडमिट हो रहे हो? डॉक्टर सैयद मिर्ज़ा के छत पर। अर्जुमंद आरा से आज मैटर क्लियर करके ही आएंगे। 3 महीने से घुमा रही है। मोबाइल भी ले आए हैं, देखो, लेमन ब्लेज वैलेंटाइन स्पेशल। कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाथ में मोबाइल रखेंगे, दिल में गाना बजने लगेगा, हम तुम्हारे हैं सनम। बस मामला फिर निगाह, फिर वलीमा और फिर सुंदरम टॉकीज़ का सिनेमा। मॉर्निंग शो एट नाइट। रफ़ीक ने एक सांस में कहा। मियाँ, तुम वैलेंटाइन की बात कर रहे हो? संजय ने आश्चर्य से रफ़ीक की ओर देखते हुए पूछा। हाँ तो आज मुहर्रम थोड़े है। रफ़ीक ने हाथ में लिए मोबाइल पर अंगूठा चलाते हुए कहा। उसकी बात समझते हुए संजय के माथे पर बल पड़ गए। बेमर्दे, हम जो हैं जिला भर का दुकान बंद कराने की योजना का मसौदा लिए फिर रहे हैं, संस्कृति बचाते फिर रहे हैं, और यहाँ तो हमारे ही घर में विभीषण पैदा हो गया। तो कराओ ना बंद, मचाओ क्रांति। दिन में तो हम भी लपक के पीटेंगे। कब चलना है कहो? फुद्दन मियाँ का गधा भी रोज़ ईंट ढोते ढोते थक गया है, उसको भी ले चलेंगे। आज आशिक ढोएगा, लेकिन रात तो हमारी है ना नेता, आशिकों की। अंत आते आते रफ़ीक ने ऐसे कहा जैसे अब वह गिड़गिड़ा उठेगा। आशिक साले हमारी छोड़ो, इस्लाम वाले ही तुम्हारी सवारी निकाल देंगे पहले। संजय ने कहा। नहीं बे, अल्लाह बड़ा रहीम है। गलती करके साफ मन से माफ़ी मांग लो, माफ़ कर देते हैं। मांग लेंगे माफ़ी। और फिर मौलवी साहब भी तो खरीद रहे थे कार्ड, हमें देख के अचकचा गए। कहने लगे सऊदी वाले भैया को कार्ड न भेजो तो नाराज़ हो जाता है। रफ़ीक ने हंसते हुए कहा। मतलब मेरे अध्यक्षी का जनाजा निकाल कर रहोगे? अंतिम साल है भाई, अब की न जीते तो जिला थूकेगा हम पर। बाहर जाना पड़ेगा जिला छोड़कर। और बलिया वाले बलिया के बाहर तिल तिल मरते हैं, जानते ही हो। संजय ने कहा। जीतेगा भाई हमारा, अध्यक्षी जीतेगा, फंड मिलेगा, ट्रक निकलेगा, बस जिंदगी सेट। रफ़ीक अब भी अपनी ही बात पर था।
फंड? संजय ने थोड़ा रुककर कहा। फंड की ही बात कर रहे हो ना? हमको तो लगता है कि फंड तो नहीं मिलेगा। हाँ, जो उससे मिलता जुलता शब्द है वो ज़रूर मिल जाएगा। हंसाओ मत नेता, हम सीरियस हैं। बस आज ज़रा हम लोग अर्जुमंद आरा को सेट कर लें, उसके बाद। रफ़ीक ने कहा। हम लोग का क्या मतलब मियाँ? हमको मत जोड़ना साथ में। सीटियाँबाजी के चक्कर में हमको पड़ना ही नहीं है। ठेले पर चढ़े नेतागिरी, नेता बनना ही नहीं है हमको। इज्जत रह जाई वही बहुत है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। संजय ने रफ़ीक का मन पढ़ते हुए अपना पल्ला झाड़ा। बस हो गया, कर दिए ना कायराना बात। अब्बू ठीक कहते हैं, हिंदुअन के लड़का साथे मत रहो। अब्बू आगे भी कहना चाह रहे थे कि ऐसा पेलेंगे सबकी कहीं के नहीं रहोगे, मगर लिहाज करके चुप रह गई। लेकिन सही कह रहे थे अब्बू, वक्त पर धोखा दिए हो नेता। सुनो, तुम्हारे लिए ही कोई कहा है। पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगी आकर एक दोस्त ने मारा है। रफ़ीक ने एक सांस में कहा और संजय को देखने लगा कि यदि संजय और चुप रहा तो रफ़ीक दो चार और बेवफाई के सिर ठेल देगा। हारकर उसने कहा, करोगे कैसे साले? छत से चले जाएंगे, नसीम की छत से चढ़ेंगे, छत्ते छत होते हुए जाने बाहर की छत पर पहुंच जाएंगे। रोज शाम को छत पर आती है मेरी गुलनार। एक नाम बोलो साले, मिनट मिनट पर नाम बदल देते हो। अच्छा, और किसी ने देख लिया तो? संजय ने शंका जाहिर की। तो कहेंगी कि पतंग लूटने आए हैं। रफ़ीक ने शंका का निवारण कर दिया। रात में पतंग कोई उड़ाता है क्या मियाँ? अरे हम रात में उड़ाएं चाहे बरसात में उड़ाएं, किसी को क्या मतलब? रफ़ीक ने रूखा सा जवाब दिया। चलो तुम पतंग लूट लो, लड़की से लिपट जाओ या खुद छत पर ही निपट जाओ। हमको बस ये बताओ कि हमें क्यों घसीट रहे हो? तुम बाप की डोर थामोगे तभी ना हम बेटी को ढील देंगे। हकीम को नीचे फंसाए रखना। घर में अकेला मर्द वही है, उसको थोड़ा देर आओ पेचिस मल की शिकायत में उलझा दो। बस उतनी देर में तो हम प्रेम समस्या सुलझा ही लेंगे। रफ़ीक ने एक सांस में अपनी बात कही। संजय सिर पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए दाएं बाएं से डुलाते हुए बुदबुदाया। कलयुग आ गया है। पहले छाती दिखाते हुए सामने से आते थे, अब मोबाइल छुपाते हुए छत से आते हैं। बिसोनीपुर मोहल्ला घर एक दूसरे से इतने जुड़े हुए कि यदि यह ईंट न होकर दिल होते तो बंटवारे का सवाल ही नहीं था। मगर चूंकि दिलों में बंटवारे पहले ही हो चुके होते हैं, इसीलिए ईंटों की दीवारें खड़ी होती हैं और दीवारें भी इतनी सटी हुई कि महसूस होता है कि एक ही दीवार के सहारे ही दूसरी ने अपनी नींव गुदवाई है। जमीन के 1 इंच के झगड़े पर 10 इंच का भाला पेवस्त कर देने वाले लोगों के घर इस मोहल्ले में करीने से सजाए हुए माचिस की डिब्बिया की तरह ही लगते हैं। फिर भी यह प्रेम की परीक्षा ही थी कि हकीम सैयद साहब और पड़ोसी देसराज जी की छतों के बीच 3.5 फीट का फासला था। शाम का छुटकारा गहरा गया था। रफ़ीक को सैयद साहब की छत पर आना था। रफ़ीक बाकी छतों को फांदता हुआ देसराज जी की छत तक आ गया। देसराज जी और सैयद साहब के छतों के बीच 3.5 फीट का जो फासला था वह पार करना थोड़ा मुश्किल था। मगर कहते ही तो हैं कि प्रेम अंधा होता है, और अंधा छत, 4 दीवारी और 3.5 फीट के फासले कहाँ देख पाता है। रफ़ीक ने इधर उधर देखा। किस्मत से उसे लकड़ी की एक छोटी सीढ़ी छत पर लगी दिखाई दी। उसने दोनों छतों के बीच उस सीढ़ी को लगाया और 3.5 फीट का फासला एक ही पाँव रखकर निपटा लिया। अब वह सैयद मिर्जा की छत पर था। रफ़ीक हाथ में मोबाइल और साथ में मोहब्बत लिए सीढ़ियों की ओर में खड़ा था। अर्जुमंद आरा अभी आई नहीं थी। अब वह सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उधर नीचे सैयद मिर्जा के मकान के बाहर संजय बेताबी से टहल रहा था। वह यह निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि सैयद मिर्जा से किस तरह बात शुरू की जाए। मगर सैयद मिर्जा हकीम थे। उनके पास ऐसे कई मरीज आते रहते थे जो मारे शर्म के मर्ज बता ही नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में शुरुआत हकीम साहब को ही करनी पड़ती थी। घर के बाहर परेशानी से टहलते देखकर हकीम साहब ने संजय को भी ऐसे ही किसी मर्ज का मारा समझ लिया। कुछ हो गया है क्या बरखुरदार? हकीम साहब ने पूछा। जी, संजय अचकचाया। मैंने पूछा कुछ खो गया है क्या? हकीम सैयद मिर्जा ने वही बात दोहराई। जी, चाबी। संजय ने जैसे तैसे बात संभाली। मैं समझ गया था, आओ भीतर आओ, तुम्हारी चाबी की समस्या का इलाज मेरे पास है। जी, मैं समझा नहीं, संजय ने हतप्रद होकर कहा। लेकिन मैं समझ गया, भीतर आ जाओ। कहते हुए हकीम साहब संजय को घर के पहले कमरे में ही बने दवाखाने में घसीट लाए। संजय परेशान परेशान सा खड़ा रहा। हाँ तो बेटे बैठो, पहले सांसों पर काबू कर लो और फिर खुल के बताओ कि ढीलेपन की दिक्कत या पतलेपन की। हकीम साहब का सूत्रवाक्य सुनते ही संजय समझ गया कि हकीम साहब ने गलत मर्ज पकड़ लिया है। वह दरअसल और घबरा गया। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। अरे हकीम साहब, आप दरअसल
गलत वो बात नहीं, मैं तो कैसे बताऊं। कहते हुए संजय अपना सिर खुजाने लगा। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है बरखुरदार, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इतनी हकीमी के बाद भी मर्ज न समझ पाऊं तो लानत है ऐसे तजुर्बे पर। पीले पड़े हो, पसीना चूचुआ रहा है। तुम्हारे तो देखे से ही जाहिर है कि मर्दाना कमजोरी है तुम्हें। जी, संजय सक पकाया। अरे इतनी ही जी हुजूरी बेगम की भी करते हो क्या? देखो पहली सीख पहले लो। जनानी को काबू में रखो, जवानी काबू में रहेगी। और उसके लिए ज़रूरी है हमारा नुस्खा, जिसका नाम है सुलेमानी तिल्ला। बस 15 दिन और फिर जन्नत देखो। क्या देखो? जन्नत देखो। संजय ने हारे हुए मन से ही बात दोहराई। हाँ, अब खुलकर आ रहे हो तो चलो जल्दी से पाजामा भी खोल दो, हकीम साहब ने बच्चों की तरह पुचकारते हुए कहा। क्या? अंतिम वाक्य सुनकर संजय लगभग उठ खड़ा हुआ। बेटे, यहाँ तक आ गए हो तो अब फिक्र न करो। फिक्र करने के कारण ही तो यह हाल हुआ है। चूसने वाली बीमारी लग गई है तुम्हें। हकीम साहब ने अगला वज्र गिराया। क्या कह रहे हैं हकीम साहब? संजय फिर सक पकाया। खून चूसने वाली बीमारी भाई, मर्दाना कमजोरी में अनीमिया के लक्षण साफ होते हैं। चेहरा हल्दी हुआ जाता है तुम्हारा। चलो जल्दी उतारो पजामा, मर्ज देखना होगा ना। हकीम साहब ने संजय को पहल करते देखकर खुद हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हकीम साहब, संजय एक झटके से और पीछे खिसक गया। बरखुरदार, हम सब कुछ खुफिया रखते हैं, इतना कि मर्दाना कमजोरी के मरीजों का हम नाम तक नहीं पूछते और इलाज शर्तिया होता है। तुमसे पूछा नाम क्या हमने तुम्हारा? नहीं ना, ऊपर वाले ने तुम्हें यहाँ का रास्ता दिखाया है, उसे शुक्रिया कहो। संजय ने याद किया कि वाकई उसे ऊपर वाले ने ही इस अजाब में फंसाया है। ऊपर वाला यानी रफीक। संजय अभी कुछ बहाने सोच पाता, इससे पहले ऊपर वाले ने ही रास्ता दिखाया और ऊपर से नीचे कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी जोरदार थी कि भूलकर बदहवास छत की तरफ भागे। आवाज़ सुनकर संजय के भी होश गजाल हो गए। उसे लगा कि गड़बड़ हो गई है। एक पल तो उसने सोचा कि यही मौका है, उससे निकल भागना चाहिए। मगर फिर दोस्त का ख्याल आया कि यदि वह पकड़ा गया है तो मन भर कुटाई के बाद अस्पताल पहुंचाने वाला भी कोई आसपास चाहिए। इसीलिए मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा। मिर्ज़ा साहब 5 मिनट नहीं आए, 10 मिनट नहीं आए। मोहल्ले के 2 और लोग जब बैठक से होकर छत की तरफ जाने लगे तो संजय का मन बैठने लगा। ऊपर की ओर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। कोई 20 मिनट बाद आखिरकार मिर्ज़ा साहब ही आए। छत पर जो भी कुछ घटा था उसके बाद वह यह भी भूल गए थे कि थोड़ी देर पहले वह मरीज देख रहे थे। बैठक में आने के बाद उन्हें संजय का ख्याल आया। उन्होंने फौरन उससे अपनी तबीयत का हवाला देते हुए अगले मंगलवार को आने को कह दिया। संजय तो यही चाहता था। वह फौरन वहां से उठा और गली से होते हुए मोटरसाइकिल तक आ गया। गली में किसी भी तरह की गहमा गहमी उसने नहीं सुनी, इसीलिए उसने अंदाज़ा लगाया कि बात अभी बाहर नहीं आई है और संभवतः घर वालों ने रफ़ीक को घर में ही पकड़ कर रखा है। सो इससे पहले समस्या बढ़ जाए और बाहुबल की ज़रूरत पड़े, उसे कार्यालय जाकर लड़कों को लेकर आना चाहिए। यही सोचकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और कार्यालय पहुंचा। कार्यालय खुला हुआ ही था। यह बिरजू के खाना बनाने का समय था। गाड़ी स्टैंड पर लगाकर वह जैसे ही कार्यालय में प्रविष्ट हुआ तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि बिरजू तो कमरे में नहीं है, मगर रफ़ीक पहले से वहाँ बैठा हुआ है। संजय खुश भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। पसीना पोंछा और दौड़कर उसके पास जाकर बोला, साले तुमको देख के हमको किताब वाले जिन जिन्नात पर भरोसा होने लगता है। यार मियाँ, हमको तो लगा कि हकीम पकड़ लिया तुमको। हकीम मेरा पकड़ सकता है नेता, हमको नहीं पकड़ सकता। रफ़ीक ने मेज़ पर पैर की कैंची बनाते हुए बैठे बैठे ही कहा। कैसे बचे बे, मतलब आए कैसे यहाँ? संजय ने आश्चर्य से पूछा। भूलो नेता भूलो, सब भूल जाने वाली कहानी है। रफ़ीक ने सिगरेट सुलगा दी। कहानी? साला मेरा प्राण सूख गया है और प्राण से मिलता जुलता भी कुछ सूख गया है और तुम्हें कहानी लग रही है। गिरा क्या था छत से? संजय ने रफ़ीक के ठीक पास बैठते हुए पूछा। लकड़ी की सीढ़ी, रफ़ीक ने कहा। हे भगवान, हमको लगा तुम टपक गया। अच्छा, कभी मत सोचना, हमेशा बुरा ही सोचना साले। तुम लोग तो चाहते ही हो कि किसी तरह मुसलमान कम हो जाए। रफ़ीक ने सिगरेट का धुआं भीतर लिया। काम की बात कहोगे? संजय ने उसकी कलाई मरोड़ते हुए कहा। सीढ़ी गिरी नहीं थी, हम गिराए थे। रफ़ीक ने सिगरेट की राख संजय के हाथ पर झाड़ दी। मतलब? संजय ने कलाई पर से राख झाड़ते हुए पूछा। कहे ना कि भूलो। रफ़ीक ने एक लंबा कश खींचते हुए कहा। बताओगे? अबे तुम हंसोगे। रफ़ीक ने संजय की ओर सिगरेट बढ़ाई। विद्या कसम नहीं हंसेंगे, बताओ तो। इग्नोर मारो। रफ़ीक ने फिर बात टाली। अरे कैसे इग्नोर मारे? साले तुम्हारे इग्नोर के चक्कर में आधा सवैया पजामा हम खुलवाए, खून और पेट्रोल हम जलाए, इज्जत का बाजा हम बजवाए और तुम कहो कि इग्नोर मारो।
सीधे मन से बताओ हुआ क्या। संजय ने अब की बार तेज आवाज में ही कहा। पहले कहो, हंसोगे नहीं। कहे तो नहीं हंसेंगे विद्या कसम। अब बोलो। हम पहुंचे तो वो ऊपर आई, बहुत खुश थी, एकदम हूर लग रही थी। महापारा समझ लो, क्या बताएं। रफीक ने अटकते हुए बताना शुरू किया। क्या समझ ले। संजय को उर्दू नहीं समझ आई थी। महापारा महापारा माने चांद का टुकड़ा। रफीक ने उदास भाव से ही कहा। असली बात कहो, संजय ने टोका। हाँ तो जब अचानक हम आगे आकर खड़े हो गए तो सकपका गई। हम झट से मोबाइल आगे कर दिए, मोबाइल ले ली, देखी और फिर रोने लगी। हमें लगा लेमन मोबाइल देख के रो रही है। हमने कहा कि इसमें रोने की बात क्या है, अभी लेमन रख लो, बाद में एप्पल भी देंगे। तो कहने लगी कि वो बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि हम किसी और की मोहब्बत में हैं। हमारा तो साला सब कुछ में आग लग गया। सब कुछ माने सब कुछ। मन किया कि मोबाइल छीन लें, फिर सोचे कि हम कौन सा खरीद के लाए हैं, सेतिया का माल है, जाने दो। रफीक ने कथा जारी रखी। हम पूछे कि लड़का कौन है। वो बताने ही वाली थी कि हमारी लगाई सीढ़ी हिलने लगी। अब हमको समझ आया कि किसी और जवान का अपॉइंटमेंट था और हम पहले ही छाती का नाप देने आ गए थे। लड़की गिड़गिड़ाने लगी कि आप चले जाएं, उन्होंने देख लिया तो हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी। हम थोड़ा सा हटके ओट लिए। लोंडा तब तक चढ़ आया। लोंडा क्या था, नेता, भिंडी का बतिया था। छू लेते तो कुंबला जाता। चढ़ आया तो क्या देखते हैं कि मेरा ही मोबाइल लड़के को थमा दी। जा रसाला, अबे मियाँ, ये तो तुम्हारा दोबारा से मुसलमानी वाला कबूतर उड़ गया बे। संजय हंसते हंसते दोहरा हुआ जा रहा था। साले तुम कह रहे थे कि हंसोगी नहीं। रफीक ने गिरे हुए संजय की गर्दन पकड़ते हुए कहा। हाँ तो विद्या कसम खाई थे, विद्या चली गई हमारी, जैसे गुलनार चली गई तुम्हारी। अच्छा आगे तो बताओ। संजय ने तालियां पीटने के साथ साथ हंसते हुए पूछा। बताना क्या है। फिर हम गुस्से में पलटे, सीढ़ी गिरा दिए और चले आए। रफीक ने संजय की गर्दन छोड़ते हुए कहा। ओ तब्बे मियाँ मिर्जा का चेहरा उड़ा हुआ था, बदहवास छत्तर भागे थे। संजय को कहते कहते खांसी आ गई थी। ठीक ही है, काम बन गया मेरी अर्जुमन आरा का, दुआ ही देगी झोली भर के। रफीक ने सिगरेट का फिल्टर खिड़की से बाहर उछाल दिया। कैसे काम बन गया, संजय ने उठते हुए पूछा। बाप देख लिया लड़की को ऊपर, अब निगाह पड़वा देगा। ऐसे कैसे पड़वा देगा, ऐसे ही पड़वा देना था तो तुम कौन सा काफिर था। भाई लड़का सैयद ही है, उसी का चच्चाजाद भाई दूर का। क्या, संजय ने आश्चर्य से कहा। हाँ बे मियाँ, तुम ही लोग का ठीक है, अपने में सब हो जाता है। बाहर वाले सीढ़ी लगाए, भीतर वाले पीढ़ी बढ़ाए। संजय ने हंसते हुए तंज किया। हाँ और क्या, देखे भाले जाने बूझे तो रहते हैं। तुम लोग जैसा थोड़े न है कि बच्चा जब 2 साल का हो गया तब पति का मुंह देखे और पता चला कि जा साला, जिसके साथ 2 साल सोते रहे वो तो ससुर है। रफीक ने दहला मार दिया। बिरजू चावल दाल लेकर जब कार्यालय में दाखिल हुआ तो उसे दोनों को हंसता हुआ देखकर कुछ समझ नहीं आया। बस वह भी स्टोव जलाते हुए मुस्कुरा दिया। दोनों हंसते हुए उठे और गंगा घाट की ओर चल दिए। रफीक का दिल एक बार फिर कहीं जुड़ने के लिए टूट गया था। इनसे उम्मीद न रख, है ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। दियारा, वह भूभाग जो गंगा नदी सदियों से खाती आ रही है, कभी मन ऊब जाने पर रास्ता बदल लेती है और पीछे छोड़ जाती है नीचे उपजाऊ मिट्टी और ऊपर रेत, जिस पर आबादी नहीं फल फूल सकती। फलते फूलते हैं तो बस तरबूज, खीरा और ककड़ी जैसे गर्मी के फल, चीलों के झुंड, मवेशियों की हड्डियां और तरबूज के खेत से अटे। इस दियारे की चिलमिलाती धूप में आज या तो खेती हर मजदूर बैठे रहते या फिर मजबूर। संजय मजबूर था क्योंकि उसे झुन्नू भैया ने मुद्दे की बात करने के लिए यहीं बुलाया था। झुन्नू भैया छात्र संघ चुनाव के मठाधीश थे। स्वयं 10 साल पढ़े छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके थे और पिछले 9 सालों से अध्यक्ष बनाने के खेल में मठ खोले बैठे थे। किसी पार्टी विशेष से टिकट दिलवाना हो या पैसे की व्यवस्था करवानी हो, जाति विशेष का प्रत्याशी खड़ा करना हो या फिर कोई प्रत्याशी बैठाना हो, झुन्नू भैया इन सब खेलों में सिद्धहस्त थे। किस्सा कोता है, यह भी झुन्नू भैया के आशीर्वाद बिना सिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनना असंभव जैसा ही था। पिछले वर्ष भी संजय को उन्होंने दूसरे प्रत्याशी के समर्थन में बैठा दिया था, इसीलिए इस साल उसे आशा थी कि झुन्नू भैया उसके नाम का समर्थन करेंगे। मगर फिर भी वह परेशान था और व्यग्रता भगाने के लिए पानी में पाँव डाले दियारा किनारे बैठा था। नदी का ठंडा पानी उसकी व्यग्रता कम करने के बजाय बढ़ा ही रहा था। दूर दूर तक रेत के अलावा अगर कुछ दिखता था तो वह फूस और सरकंडों से बना एक झोपड़ा था। चुन्नू भैया वीरान दीवारों में बने फूस की एकमात्र मचान में आराम कर रहे थे या फिर संजय के धीरे की परीक्षा ले रहे थे, यह तो वही जानते थे। वह अभी झुन्नू भैया से बात करने का मुद्दा दोहरा ही रहा था
कि खेत से एक तरबूज तोड़कर हाथ में लिए रफीक ठीक उसके पास आकर बैठ गया। एक हाथ से तरबूज पर प्रहार किया और संजय को नदी के उस पार दिखाते हुए बोला, नेता वो देखो, तुम्हारे राम जी चले आ रहे हैं। वनवास में दाढ़ी भी बढ़ गया है भाई। राम जी की दाढ़ी नहीं थी, इस्लाम जी चले आ रहे हैं। आक्रमण हुआ लगता है। गया धर्म करम, अब ऊपर की चोटी कटेगी और नीचे की टोंटी। संजय ने भी तनाव कम करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। वह झुन्नू भैया से मिलने के पूर्व काफी तनाव में था। नहीं बे, देख नहीं रहे हो, पीठ पर तीर कमान भी है। रफीक ने आंखों के सामने हथेली लाकर धूप रोकते हुए कहा, नहीं मियाँ, तीर कमान नहीं है, गोश्त का सामान है। साफ साफ तो दिख रहा है कि बकरा लादा है। आ गया अब्दाली। संजय ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। दोनों गौर से देखते हुए भी अभी किसी नतीजे पर पहुंच पाते कि उससे पहले उस पार च्यूटर के आकार का दिखता हुआ वह आदमी छपाक से पानी में कूद गया। ले लो जीला, दीन धर्म गया पानी में, बच गया हिंदुस्तान। एक बार फिर से फैल हो गया गजवा ए हिंद। लो इसी खुशी में हिनवाना खाओ। रफीक ने तरबूज का एक टुकड़ा संजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा। झुन्नू भैया यहाँ क्यों बुलाए हैं मियाँ? बात तो। संजय ने तरबूज मुंह में भरे हुए अभी आधा ही कहा था कि एक तीसरी आवाज ने खलल डाली। ए बाबू लोग, झुन्नू भैया बुलाए हैं। यह झुन्नू भैया के बंदूकधारी की आवाज थी। दोनों फटाफट उठे, नदी के पानी से हाथ धोकर कुल्ला किया, कुर्ते के पीछे लगी धूल झाड़ी और फौरन बंदूकधारी के पीछे पीछे हो लिए। बंदूकधारी एक फूस और सरकंडे से बने झोपड़े के बाहर जाकर खड़ा हो गया और बाहर से ही आवाज दी, भीतर से एक आदेशात्मक आवाज आई जिसका अर्थ था कि भेज दो। संजय और रफीक दोनों उस फूस से बने झोपड़े में दाखिल हो गए। अंदर का माहौल बाहर से बहुत अलग था। बांस के बने एक बिस्तार नुमा मचान पर सफेद चादर बिछा हुआ था जिस पर मसनदों के साथ झुन्नू भैया कनपटी पर हथेली टिकाए भगवान विष्णु की मुद्रा में आधे लेटे हुए थे। उन्होंने संजय और रफीक को गुस्से देखकर ही कहा, का संजय, का हाल बा बबुआ, प्रणाम भैया, सब आपके कृपा बा, आशीर्वाद चाहिए। कहकर संजय ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से झुन्नू भैया के पांव पकड़ लिए। झुन्नू भैया के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, मगर वह फिर भी गदगद हुए। अब उन्हें इसी आचरण की उम्मीद रफीक से भी थी, मगर रफीक को न तो पाँव छूने थी न उसने छुआ। झुन्नू भैया को यह व्यवहार नागवार गुजरा। नाराजगी में उनकी बोली भोजपुरी से हिंदी पर आ गई। उन्होंने एकटक रफीक को देखते हुए संजय से पूछा, कहो कैसे आना हुआ? भैया आशीर्वाद चाहिए, अब की बार अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं। संजय ने छूटते ही कहा, जिसे सुनकर झुन्नू भैया के चेहरे का भाव रूखा हो गया। देखो भाई हो, इसलिए सीधा बताएंगे, अब की बार का आशीर्वाद हम अनुपम राय को दिए हैं। झुन्नू भैया ने दांत में फंसी कैसेली का टुकड़ा निकालते हुए साफ बात की, जिसे सुनकर संजय का मन छोटा हो गया। कौन अनुपम रॉय? संजय ने आश्चर्य से ही कहा। संजय जितने दिनों से कॉलेज की राजनीति कर रहा था, उस लिहाज से वह पिछले 2-3 सालों से प्रयासरत सभी प्रत्याशियों के नाम जानता था, मगर उसने यह नाम नहीं सुना था। झुन्नू भैया ने जब अचानक संजय को अपने प्रत्याशी के नाम से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए देखा तो थोड़े तीखे स्वर में बोले, नहीं जानते तो जल्द जान जाओगे। भूगोल द्वितीय वर्ष का छात्र है, हमें उससे जानकर क्या करना है भैया, हमें तो आपके आशीर्वाद से मतलब है। संजय ने अर्जी लगाने के अंदाज में कहा। इस दफा नहीं छोटे भाई, ऊपर से बहुत दबाव है, सोनभद्र के बड़े कार्यकर्ता का लड़का है, इस दफा तो इसको ही समर्थन रहेगा, झुन्नू भैया ने कहा। लेकिन भैया, पिछले साल भी आप यही कहकर बैठा दिए थे, आपके कहने पर ही हम विवेकी राय को समर्थन दे दिए थे। अब की बार संजय ने अभी इतना ही कहा था कि मचान के उस तरफ से उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। वह सोच ही रहा था कि झुन्नू भैया के पीछे से एक काया खड़ी हुई। संजय ने देखा कि होठों पर मुस्कान और हाथ में शराब का गिलास लिए एक लड़की दिखाई पड़ी। कीमती बनारसी साड़ी में गहनों से लदी वह लड़की पीछे से आगे की ओर आ गई। गिलास झुन्नू भैया की तरफ बढ़ाते हुए उसने एक मुस्कुराहट के साथ संजय की ओर भी देखा। संजय को लगा कि यह झुन्नू भैया की पत्नी है। उसने फौरन ही अपने काम की गरज से आगे बढ़कर लड़की के पांव छूते हुए कहा, पैर छू के प्रणाम भाभी जी। लड़की को न इसकी उम्मीद थी न ही आदत। वह संजय की इस चेष्टा से थोड़ा पीछे हटी और इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से शराब छलककर बिस्तर पर गिर गई। रफीक को पूरा माजरा देखकर हंसी तो आई, मगर माहौल देखते हुए उसने उसे मुस्कुराहट तक सीमित कर लिया। फिर भी उसकी मुस्कुराहट झुन्नू भैया से नहीं छिप सकी। झुन्नू भैया संजय और लड़की दोनों के व्यवहार से नाखुश थे। संजय ने एक बाजारू को भाभी समझने की गलती कर दी थी और लड़की ने हंसने की गुस्ताखी। ऊपर से नमक रफीक की मुस्कुराहट ने छिड़क दिया था। झुन्नू भैया ने फौरन आवाज कड़ी करते हुए लड़की से कहा, एकदम फुहड़े हो क्या जी? कौन भेजा तुमको यहाँ? चलो उधर जाकर बैठो। झुन्नू भैया की ऊंची आवाज ने माहौल को सन्नाटे से भर दिया।
लड़की पड़े हट गई। संजय इस जवाब से ही अपनी गलती समझ चुका था। एक तो वैसे ही इनकार की सूरत बन रही थी, ऊपर से झुन्नू भैया का पारा चढ़ गया था। रफीक जो अब तक चुप बैठा था, उसने बीच में आते हुए कहा, भैया आखिरी साल है लड़की का। रफीक ने जैसे ही कहा, झुन्नू भैया ने उसकी ओर देखा। लड़का, ये लड़का है और तुम मठाधीश हो। झुन्नू भैया ने रफीक पर आंखें तरेरते हुए कहा, माफ़ कीजिए भैया, गलती हुई, लेकिन यह भी तो देखिए कि संजय इस साल नहीं उठा तो अगले साल नहीं उठ पाएगा। अंतिम वर्ष है। रफीक ने अपना लहजा कमतर करते हुए कहा, अरे तो परीक्षा छोड़ दो इस साल, राजनीति बड़ी बड़ी कुर्बानी मांगती है। इतना भी नहीं करोगी, अब की बार बैठो अनुपम रॉय का टेम्पो हाई करो, अगली बार पक्का समर्थन रहेगा। झुन्नू भैया ने झिड़कते हुए कहा, भैया कृपया कर दीजिए। संजय ने झुन्नू भैया की एड़ियों पर लगभग मालिश करते हुए कहा, देखो भाई, सीधी बात है, राजनीति से आदेश है कि बड़े कार्यकर्ता का लड़का है, पिताजी इसके फंड भी संभालते हैं, अगले साल आम चुनाव है, इसीलिए कैंडिडेट अब की बार अनुपम रॉय है। झुन्नू भैया ने अभी आधी ही बात की थी कि बात समझते हुए रफीक ने कहा, और जो सालों से कैंपस में जूतियां रगड़ रहे हैं उनका क्या। रफीक ने वही बात कही जो संजय कहना चाहता था, मगर कह नहीं पाया। उसने झुन्नू भैया की शान में गुस्ताखी कर दी थी। झुन्नू भैया तमतमा उठे, उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। फिर भी वह संजय की तरफ मुखातिब होकर बोले, देखो संजय, बात समझो, अगले साल विधानसभा चुनाव है, यह राजनीति है, भावनाओं से काम नहीं चलता यहाँ। अगले साल पैसे की जरूरत हमें भी पड़ेगी। सो अनुपम को झुन्नू भैया ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि रफीक ने उन्हें बीच में ही काटते हुए कहा, भैया अगर इतनी ही बात है तो हम कराते हैं ना फंड का कुछ इंतजाम। रफीक के इतना कहते ही झुन्नू भैया क्रोध में आपा खो बैठे। उन्होंने लड़की के नीचे पड़ी जूती उठाई और रफीक की तरफ चलाकर मार दिया, भाग साला, तू दिलाएगा हमको फंड, तुम्हारे जैसे लोंडों को साड़ी पहना के नचवाते हैं हम, भाग नहीं तो चप्पल सोड़ देंगे। रफीक को चलाकर मारी गई जूती अगर संजय ने हवा में न पकड़ ली होती तो वह सीधे रफीक के चेहरे की तरफ ही आ रही थी। झुन्नू भैया की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बाहर खड़े अंगरक्षक भीतर का माजरा समझ गए। वह भीतर आए और बिना कुछ कहे संजय और रफीक को बाहों से पकड़कर छोपड़े से बाहर धकेल दिया। संजय गिर पड़ा, रफीक गिरते गिरते संभला, मगर गिरते हुए भी संजय को रफीक की ही चिंता रही। वह उठा, उठते ही रफीक का कुर्ता झाड़ा और उससे आंखों से माफ़ी मांगने लगा। रफीक ने मुस्कुराते हुए संजय के बाल ठीक किए और दोनों नदी की ओर बढ़ चले। हमें माफ़ कर दो रफीक, संजय ने रेत पर थोड़ा आगे बढ़ते हुए ही कहा। क्या हो गया भाई? रफीक ने अनजान बनते हुए कहा, हमारी वजह से हुआ है ये सब, हमें माफ़ कर दो भाई। तो कौन सा पहली दफ़ा हुआ है साले, साथ में पिटाई खाई है न नेता, फिल्म फेयर चुराए थे नेशनल बुक से, सुंदरम टॉकीज में पहला रंगीन चित्र साथ में देखे, याद है? देह गनगनाया गया था, 10 मिनट पहले ही निकल भागे थे दोनों ताकि कोई देख न ले। सवेरे का निपटान, लोटा ईटा साथ ही हुआ, पढ़ाई जो हुआ जितना हुआ साथ ही हुआ, घटियाई भी साथ किए हैं, इसीलिए सब झेल लेंगे भाई। बस अगली बार नाम लेकर मत पुकारना, गाली जैसा लगता है साला। रफीक ने संजय के हाथ से जूती लेकर उसमें उंगलियां घुसाते हुए कहा, नहीं कहेंगे मियाँ, लेकिन फिर भी हमको माफ़ कर दो यार। संजय ने कहा, कर दिया, लेकिन ये बताओ भौजाई का पाँव छू के कैसा लगा? रफीक ने बात हल्की करने की गरज से कहा, अरे मारो साले, एकदम स्पंज था बे, हड्डी तो था ही नहीं। कौन थी वैसे? संजय भी माहौल हल्का करना चाहता था। गुलनार, गुदड़ी बाजार का हाहाकार, 11,001 शॉट। रफीक ने कहा, तुमको साला इतना कैसे पता रहता है? संजय ने अतिरिक्त आश्चर्य जताते हुए पूछा, गुदड़ी बाजार से मेरा रात्रि सराय है नेता, बस अभी तक 11,000 की औकात नहीं हुई है, रफीक ने कहा। संजय उसकी बात सुनकर हंस दिया, हालांकि उसे जितनी हंसी नहीं आई वह उससे ज़्यादा ही देर तक हंसा। दरअसल वह इधर उधर की बातों से रफीक के मन से अपमान हटाना चाह रहा था। उसे इस बात का मलाल था कि यह बेइज्जती उसकी वजह से हुई है। जब उसे यह लग गया कि रफीक ने बेइज्जती को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया है, तब उसने असली बात कही, हमको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं मियाँ? संजय ने सवाल तो पूछा था, मगर वह दिल से चाहता था कि रफीक जवाब में हाँ ही कहे। ना, रफीक ने जूती को एकटक देखते हुए कहा, तो नहीं लड़े ना पक्का? संजय ने बुझे मन पर पर्दा डालते हुए आखिरी बार सुनने की गरज से कहा, ना, तुम लड़ोगे नहीं, अब तुम केवल उठोगे, पर्चा भरोगे, लड़ाई अब हम लड़ेंगे। झुन्नू बाबू का प्रत्याशी अगर अध्यक्ष बन गया तो हम तवायफ बनेंगे इसी शहर में, अल्लाह कसम। रफीक ने गर्दन तक आ गई नमी को घोटते हुए कहा, बताओ लेने गए थे आशीर्वाद और मिला क्या? संजय ने भी बेइज्जती याद करते हुए कहा, तवायफ की जूती। रफीक ने जूती को दोनों ओर से देखते हुए कहा, दिखाओ जरा, कहते हुए संजय ने उसके हाथ से जूती ले ली। जारी है।